हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर कल एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया है साइकोलॉजी को लेकर के, और ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप सब जानते हो कि जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं ना, चाहे वो सीटेट है, चाहे वो यूपी टेट है, या फिर कोई अदर स्टेट का टेट हो, या फिर DSSB हो, जहाँ पर साइकोलॉजी 100 मार्क्स की आती है और जो 100 क्वेश्चन होते हैं ना, उन सब का अपने आप में ही एक स्टैंडर्ड होता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है, 4-5 नंबर से रह जाते हैं, और मैं यही कहती हूँ कि भाई हो सकता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर ना हो, और ये बहुत ही अच्छा मौका है, ये बहुत ही अच्छा टाइम है जहाँ पर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हो तो खास तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, प्लस आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, और आपके अगर कोई डाउट्स है तो उनको सुना भी जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लेना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। कल हम देख रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझा दिया था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, इसलिए अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो देख लेना, इसका बेस वो है। फिलहाल हम देख रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो मैंने कल थोड़ा सा टच किया था, और जिसे कहेंगे मानव विकास के सिद्धांत। ठीक है, तो अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये 2 पॉइंट्स मैंने कल आप लोगों को लगभग समझा दिए थे, तो एक बार और बताना चाहूँगी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी से मतलब ये है कि डेवलपमेंट जो होता है ना, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकता नहीं है। ये माता के गर्भ में जब बच्चा होता है तब से स्टार्ट हो जाता है, और मरने तक, ठीक है, जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक डेवलपमेंट चलती रहती है, कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, और ग्रोथ की वही बात करें तो ग्रोथ भाई मैच्योरिटी पर आकर के रुक जाता है। ग्रोथ क्या है, आपके जो फिजिकल एस्पेक्ट से बेसिकली डील करता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स, आपके जो बाहरी ऑर्गन्स हैं, नोज़ है, आपके हैंड्स है, ठीक है, इन सब का जो साइज़ इंक्रीज़ होता है, आपकी हाइट इंक्रीज़ होती है, वेट इंक्रीज़ होता है। बेसिकली आपके जो क्वांटिटेटिव चेंजेस है, मात्रात्मक बदलाव जितने भी आते हैं शरीर में, उनसे डील करता है ग्रोथ या वृद्धि। और एक समय के बाद 19-20 साल कह लीजिए, मेच्योरिटी अटेन करने के बाद कह लीजिए, ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, एक समय के बाद वृद्धि जो है वो रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी या निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा आ जाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, जहाँ मैंने आपको कल कहा था कि हर एक बालक या हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग है, अपने आप में यूनिक है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को ना एग्जाम्पल भी दिया था, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया था राम और श्याम का। मैंने आपको कहा था कि राम जो है एक ऐसा बच्चा है, दोनों सगे भाई है राम और श्याम, ठीक है, दोनों सगे भाई है, रियल ब्रदर्स है, लेकिन राम जो है वो काफ़ी फिजिकली एक्टिव है। वो जो आउटडोर गेम्स होते हैं, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, उसमें बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट करता है, और उसको ये चीज़ें खेलना कूदना बहुत पसंद है। लेकिन जब बात आती है शाम की, तो शाम क्या करता है, इन चीज़ों से ना अवॉइड करता है, इन चीज़ों को इग्नोर करता है, वो बचता है ऐसे गेम्स खेलने से जिसमें ज़्यादा फिजिकल स्टेमिना की ज़रूरत होती है, जिसमें ज़्यादा एंड्योरेंस की ज़रूरत होती है। तो उनके पेरेंट्स ने, क्योंकि भाई सगे भाई है, दोनों में इतना बदलाव देखने की वजह से उन्होंने शाम को डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने बताया कि शाम के हार्ट एनलार्जमेंट से सफ़र्ड है। शाम का जो है दिल का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा है। अगर वो इस तरीके का ज़्यादा घूमना फिरना या ज़्यादा उछल कूद वाला काम करता है, फुर्ती वाला काम करता है, तो उसकी जो है हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है, या फिर वो खेल नहीं पाता है, वो बहुत ज़्यादा फटीग महसूस करता है, टायर्ड जल्दी हो जाता है। तो ये कुछ उन्होंने सिम्टम्स बताए। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि ये केस क्या है, ये चीज़ क्या शो कर रहा है, ये भी इंडिविजुअल डिफरेंस का उदाहरण है। लेकिन ये जो है ना, पूरा मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इंडिविजुअल डिफरेंस के पीछे जो 2 कारक होते हैं ना, वो होते हैं हेरिडिटरी ट्रेट्स एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटरी ट्रेट्स मतलब अनुवांशिकता और वातावरण। तो ये वाला जो एग्जाम्पल बताया कि भाई खाना पीना बैलेंस्ड वगैरह, बैलेंस डाइट वगैरह सब ठीक था, प्रॉपर था, एनवायरनमेंट उन दोनों को एक जैसा मिल रहा था, लेकिन फिर भी उन दोनों में इतनी विभिन्नता क्यों थी कि एक जना इतना अच्छे से स्पोर्ट्स में सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा है, बहुत ही एक्टिव है, और दूसरा बच्चा उनसे इग्नोर कर रहा है, नहीं खेलना चाहता है, जिसमें भी ज़्यादा उछल कूद वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो चीज़
ये वाली चीज़ आ जाती है हेरिडिटी के अंदर, क्योंकि वो जेनेटिक वे में हार्ट एनलार्जमेंट से सफ़र्ड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये जो दो फैक्टर्स है ना, अनुवांशिकता और वातावरण, यही कारक है कि जिसकी वजह से व्यक्तियों में विभिन्नता देखी जाती है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अगर दो बच्चों से 10 चीज़ें पूछूं कि आप लोगों को क्या पसंद है क्या ना पसंद है, तो दो पर्सनस की, दो बच्चों की या दो बड़े इंसान कोई भी हुआ, उनके 10 के 10 गुण नहीं मिलेंगे। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, और वही चीज़ आ जाती है इंडिविजुअल डिफरेंस में। नॉट ओनली दिस, सिर्फ पसंद नापसंद, सिर्फ सोच विचार से ही तक ही इंडिविजुअल डिफरेंस सीमित नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंस में आपका फिजिकल एस्पेक्ट भी इंक्लूड हो जाता है। अगर किसी का आइज़ का कलर ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किन्हीं देशों में ब्लू होता है, किन्हीं में ग्रे है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी इंडिविजुअल डिफरेंस में काउंट होगी। किसी के हेयर कर्ली है, किसी के हेयर स्ट्रेट है, ये चीज़ भी आप लोगों के इंडिविजुअल डिफरेंस में आएगी। ठीक है, ये भी एक दूसरे से अलग करती है इंसान को। आपने अगर दूसरे देशों में देखा होगा, जैसे चाइनीज़ को देखा होगा, तो उनके आपको फेशियल फीचर्स डिफरेंट दिखते हैं, उनकी आइज़ की शेप डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। तो ये चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करती है। तो यहाँ पर ना आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इंडिविजुअल डिफरेंस भी जो है ना, वो आपका बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। और मैंने कल एक और एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा था कि रीता और सीता, ठीक है, रीता और सीता दो आइडेंटिकल ट्विंस है, दो जुड़वा बहनें हैं। तो दो बच्चे हुए, इस वजह से माता पिता को ज़्यादा मुश्किल ना हो, इस वजह से एक बच्ची उन्होंने अपनी मामा जी के घर छोड़ दी, ताकि दोनों बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से हो सके। लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने देखा कि उनकी जो बच्ची है, उनका व्यवहार, उसका व्यवहार मतलब रीता का व्यवहार काफ़ी अच्छा है, और जो मामा के घर पली है सीता, तो उसका व्यवहार थोड़ा सा एरोगेंट वाला है, थोड़ा सा वो अच्छे से बात नहीं करती, थोड़ी सी बदतमीजी से बात करती है। तो ये जो डिफरेंस थे, तो वे जुड़वा बहनें थी, तो वो जुड़वा बहनें, उनका जो जेनेटिक मेकअप था वो तो सेम था, ठीक है। और लेकिन बात करें कि उन दोनों के व्यवहार में इतना ज़्यादा परिवर्तन क्यों है, इतना ज़्यादा चेंज क्यों है, तो उसका सीधा सीधा असर जाता है उनकी परवरिश पर, उनकी अपब्रिंगिंग पर, ठीक है। तो ये चीज़ इस वजह से उन दोनों का व्यवहार काफ़ी अलग है, उन दोनों की सोच काफ़ी अलग है, काफ़ी अलग स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। ये दो एग्जांपल्स इसलिए दिए हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो है ना, ये हेरिडिटरी ट्रेट्स एंड एनवायरनमेंट, इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है। आशा करती हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है ना, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। मूव ऑन करते हैं आगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी। सिक्वेंशियलिटी का मतलब है कि क्रमबद्धता का सिद्धांत इसको कह सकते हो। देखिए, डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एक क्रम से होगी, एक क्रम फॉलो करेगा, एक पैटर्न फॉलो करेगा। अगर मैं कहूँगी कि स्टेज की बात करूँ तो पहला बच्चा इन्फेंसी में होगा, उसके बाद ही बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में जाएगा, उसके बाद लेटर चाइल्डहुड होगा, ठीक है, उसके बाद आपका किशोरावस्था या एडोलेसेंस होगी, फिर एडल्टहुड होगा। ये एक क्रमबद्धता होगी। अगर आप इसको भी नहीं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो जैसे बैठना शुरू करेगा तो सबसे पहले वो कोई टेक लगा के बैठेगा, या कोई पीछे सहारा चाहिए होगा उसको, तब बैठेगा, या फिर आप पकड़ोगे तब, ठीक है, मतलब अपने सहारे पर बैलेंस नहीं बना पाता है। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आप ही बैलेंस बनाना शुरू करेगा, बैठना शुरू कर देगा। उसके बाद आप देखोगे कि बच्चा जो है सहारे पर खड़ा होना शुरू कर देगा। सहारे पर मतलब बेड पकड़ लिया, या फिर चेयर्स पकड़ लिया, कोई और ऑब्जेक्ट है रूम में वो पकड़ लिया, और उसके थ्रू ही वो घूमना फिरना शुरू कर देगा सहारे पर। उसके बाद बच्चा अपने पैरों का बैलेंस बनाना स्टार्ट करेगा, खड़ा होना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा, फिर दौड़ना शुरू करेगा। तो ये चीज़ है कि एक सीक्वेंस में होता है, जो डेवलपमेंट होता है ना, वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। यही एग्जांपल्स आप काफ़ी सारे ले सकते हो। बोलने का अगर लो तो छोटा बच्चा पहले डिफरेंट साउंड्स निकालेगा, ऊ कू, इस तरीके की क्विंग कह सकते हो आप। उसके बाद थोड़े जो शब्द बोलने शुरू करेगा, म म प प जो इस टाइप के वर्ड्स वोकेबलरी बोलना शुरू करेगा। फिर उसके बाद एक ही वर्ड को बार बार जो रिपीट करता है, इकोलालिया जिसको कहते हैं, ठीक है, च च च च च च म म म म म म म म, इस तरीके से बच्चा बोलना शुरू करेगा। फिर
एक एक वर्ड बोलना शुरू करेगा। तार वाली भाषा आप लोगों को पता होगा, टेलीग्राफिक स्पीच। अगर बच्चे को कुछ भी चाहिए होता है तो वो जस्ट एक दो वर्ड में समझा देता है। अगर भूख लगी होता है तो बच्चा कह देगा मम्मी दूध, अगर फ़ोन आया है तो कह देगा पापा फ़ोन, अगर गोद में जाना है तो बोल देगा मम्मा गोदी। तो इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करता है। तो ये मैं बाद में फिर सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है, उसके बाद बिल्कुल ही फ्लुएंटली बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, शब्द भंडार भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि एक सीक्वेंस फॉलो होता है डेवलपमेंट में। एक क्रमबद्धता का सिद्धांत यही है जो कहता है कि डेवलपमेंट है, विकास है, वो एक क्रम को फॉलो करता है, वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, जिसके थ्रू हम ना प्रिडिक्शन भी कर पाते हैं कि अगर इन्फेंसी में है तो अब ये बच्चा अगर सहारे पर बैठना शुरू हो गया तो हम प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं कि अब ये बच्चा अपने सहारे पर भी बैठना स्टार्ट कर देगा, अब ये सहारे पर खड़ा होना शुरू कर देगा। तो हम उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हर एक स्टेज की, उससे हम लोग प्रिडिक्ट भी करना शुरू कर देते हैं। अगर बच्चा सहारे पर चलना शुरू कर रहा है तो हम मान के चलते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि अब ये 2-3 महीने में खुद अपने पैरों पर भी चलना शुरू कर देगा। तो ये है कि भाई एक सीक्वेंस फॉलो करता है। ठीक है, तो आई होप कि इतनी एक्सप्लेनेशन इनफ है सिक्वेंशुअलिटी के लिए। लेकिन अगर यहाँ बात देखिए, यहाँ आपको समझने की क्या बात है, सबसे पहले ज़रूरत है ये चीज़ प्रीनेटल स्टेज सबसे पहले जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि जो ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है ना, इनका टाइम पीरियड क्या है। प्रीनेटल की अगर मैं बात करूँ तो प्रीनेटल में बेसिकली बच्चे फॉल होते हैं बर्थ से लेकर के, कंसेप्शन से लेकर के बर्थ तक। कंसेप्शन से लेकर के बर्थ तक। कंसेप्शन मतलब कि माता के जब गर्भ में था बच्चा, उससे लेकर के जब तक पैदा नहीं होता तब तक जो 9 महीने का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो चीज़ उसके अंदर आ जाती है। कहते हैं ना कि 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में रहता है, उसके अंदर उसके दौरान जो भी डेवलपमेंट होती है बच्चे में, तो वो चीज़ें उसको कहते हैं हम प्रीनेटल स्टेज। क्या कहते हैं? प्रीनेटल स्टेज। इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अक्सर पूछा जाता है सीटेट में, इन्फेंसी की जो स्टेज है उसका जो टाइम पीरियड है वो पूछ लेते हैं। इन्फेंसी 0 से 2 वर्ष तक होती है, अर्ली चाइल्डहुड पूछ लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। प्रीनेटल स्टेज, कंसेप्शन टू बर्थ, जब बच्चा गर्भ में धारण हुआ तब से लेकर के जब तक बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने तक पहले तक 9 महीने का जो समय है उसको कहेंगे प्रीनेटल स्टेज। ठीक है, मतलब बाहर दुनिया में आने से पहले तक, मतलब कि जब तक पेट में रहता है तब तक। दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिफोलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। न जाने कितनी बार क्वेश्चन देखने को मिला है, केवीस में भी, DSSS में भी, सीटेट में भी बहुत जगह पर क्वेश्चन देखने को मिला। तो इस बार इसको समझ लीजिए। शिफोलोकॉर्डल की अगर मैं बात करूँ तो शिफोलोकॉर्डल जो टेंडेंसी है ना, ये बताती है कि जो हमारा जो डेवलपमेंट होती है, विकास होता है ना, वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है। और ये कहते हैं कि हेड टू टो होता है, मतलब सर से लेकर के पैर तक होता है। सिर से शुरू हुआ और फिर पैर की तरफ, इस तरीके से। ठीक है, ये मान लीजिए एक पर्सन है तो सिर से पैर की तरफ विकास होता है। तो यही रीज़न है, यही वजह है जिसकी वजह से जो भी बच्चा होता है ना, वो हेड का कंट्रोल सबसे पहले उसको गेन कर लेता है, हेड का कंट्रोल आ जाता है, उसके बाद ही वॉकिंग स्टार्ट करता है। ठीक है, बिफोर ही स्टार्ट्स वॉकिंग। अगर आपने देखा होगा, अगर 9-10 महीने का बच्चा देखा होगा, अगर आप उसके सामने उंगलियां कर दोगे और बच्चा आपकी उंगली को होल्ड करेगा और आप उसको अपनी तरफ खींच रहे हो, ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले अपना सर को लिफ्ट करता है। उठने, जब उसको उठना होता है, आपकी तरफ आना होता है, तो वो सर को उठाएगा सबसे पहले। आई होप कि आप इमेजिन कर पा रहे हो, या आपने अगर छोटे बच्चा देखा होगा तो उसको ऑब्जर्व करोगे आप कि बच्चा सर को पहले उठाएगा, फिर अपने मतलब कंधे वगैरह को उठाएगा। ठीक है, लिफ्ट करेगा अपने आप को, बाकी लोअर बॉडी को। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हेड की डेवलपमेंट जो है ना, बच्चे के सर की डेवलपमेंट जो है ना, वो पहले हो जाती है। बाद में जो नीचे के जो पोर्शन है, रेस्ट बॉडी पार्ट्स है, उसकी डेवलपमेंट होती है। तो जो डेवलपमेंट प्रोसीड करती है वो करती है हेड टू टो, सर से पैर की तरफ होती है। ठीक है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट की अगर बात करूँ तो नियर टू फार, नियर टू फार एक वर्ड में कहूँ तो यह कह सकते हो आप कि जो आपके सेंट्रल जो पार्ट्स है ना बॉडी के, सेंट्रल पार्ट्स पहले आपके डेवलप होंगे, उसके बाद जो बाद वाले पार्ट्स है, ठीक है, सेंट्रल टू
पेरिफेरी तक जाता है। मतलब सेंट्रल पार्ट्स पहले डेवलप करेंगे, देन रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो है वो डेवलप होंगे। तो ये है नियर टू फार, ठीक है, ये टेंडेंसी। तो इन दोनों में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। कहीं भी क्वेश्चन देखने को मिले तो बिल्कुल अटेम्प्ट करके आइएगा, ठीक है। तो ये है कि भाई बॉडी that is tendency proceeds from near to the distant and from parts of the body near the center develop first then the extremities, ठीक है। सेंट्रल बॉडी पार्ट्स पहले डेवलप हो गए, देन पेरिफेरी, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, जिसको कहेंगे सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें अगर बात करूँ तो द डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट्स विद जनरल रिस्पॉन्सेज। बच्चा जो है ना जनरल रिस्पॉन्सेज करेगा। मान लीजिए बच्चे को अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, छोटा बच्चा है और उसको कुछ भी दिखता है, चाहे वो पर्सन है चाहे वो कुछ है, उसका अगर ध्यान जाता है तो वो एक ही तरीके की साउंड निकाल देता है हर एक चीज़ के लिए एक ही तरीके की साउंड। जैसे अगर उसको कुछ दिखा तो वो हमें जिसके पास भी है वो कह रहा है ओ ओ। अगर कोई डॉगी भी दिखा तब भी कह रहा है ओ। अगर कोई पर्सन दिखा तब भी कह रहा है ओ। तो मतलब सेम साउंड यूज़ करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, एक जनरल रिस्पॉन्स देता है। अगर उसकी मम्मा ने अगर ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है तो वो एक जनरलाइज कर लेता है, ठीक है, सामान्यकरण कर लेता है कि जो जितनी भी लेडीज़ ब्लैक सूट पहनती है वो सब उसकी मॉम है, वो सब उसकी मदर है। तो इस तरीके से कंसेप्ट बना लेता है, जनरलाइज करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, बच्चा बढ़ता है, ठीक है, बड़ा होता जाता है, तो उसका जो बिहेवियर है वो रिफाइन होता जाता है और बच्चा जनरल टू स्पेसिफिक मतलब कि रिफाइन करता जाता है अपने बिहेवियर को। तो ये चीज़ है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन की, तो आप लोगों को ये तो पता है कि डेवलपमेंट जो है, मैंने जब कल पढ़ाया था आप लोगों को तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि बेटा डेवलपमेंट में ना आप लोगों की फिजिकल एस्पेक्ट भी आ जाता है, ठीक है, भौतिक विकास भी होता है, कॉग्निटिव विकास भी होता है, संज्ञानात्मक विकास भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। फिर सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास भी है, इमोशनल संवेगात्मक डेवलपमेंट भी है और मोरल या फिर नैतिक विकास भी इसमें शामिल होता है। तो ये 5 तरीके की डेवलपमेंट जो एस्पेक्ट्स है, इनसे आप लोगों की डेवलपमेंट बनती है, ठीक है। अगर वही बात करूँ मैं ग्रोथ की, सिर्फ वृद्धि की अगर मैं बात करूँ तो वो सिर्फ आपके फिजिकल एस्पेक्ट के साथ डील करती है। किसके साथ डील करती है? फिजिकल एस्पेक्ट के साथ डील करती है। लेकिन डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है और डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट आप कह सकते हो ग्रोथ है, ठीक है। डेवलपमेंट का पार्ट ग्रोथ है। ये अगर बड़ा वाला सर्कल अगर डेवलपमेंट है तो ये छोटा वाला क्या है? ग्रोथ है। वेन हिल डायग्राम बनाते हो तो उसमें पता होगा आप लोगों को ये चीज़, ठीक है। तो अच्छा मैं क्या बता रही थी, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। तो ये जितनी भी बेटा ये आपके डेवलपमेंट है ना, कोग्निटिव अफेक्टिव आपका जो हार्ट से रिलेटेड है, इसको ही आप इमोशनल डेवलपमेंट बोल सकते हो, संवेगात्मक विकास में इसको शामिल कर सकते हो, ठीक है। 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग होते हैं, वो सब मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। फिलहाल हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इसी पर रहते हैं, ठीक। तो अफेक्टिव, सोशल, मोरल एस्पेक्ट ऑल्सो सारी चीज़ें हैं और ये सब आपस में ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्या है? इंटर रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, एक दूसरे के अंदर इनका मतलब एक संबंध स्थापित है, ठीक है। और अगर एक एस्पेक्ट में गड़बड़ हुई, एक एस्पेक्ट में कुछ कमी है तो वो दूसरे को भी अफेक्ट करेगा। एक डेवलपमेंट अगर प्रॉपर नहीं है तो वो दूसरे डेवलपमेंट्स को भी प्रभावित करेगा, उन पर असर डालेगा। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देना चाहूँ, क्योंकि कुछ बच्चे, ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम्पल्स के थ्रू जल्दी और बहुत अच्छे से समझते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी ऐसे ही थी, ठीक है। जब भी मुझे कुछ समझना होता तो मैं यही कहती थी कि मैम या सर प्लीज़ एक एग्जाम्पल दे दो ताकि मुझे ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि इंटर रिलेशन का अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूँ, ठीक है,
तो अगर मान लीजिए कि कोई अगर पोलियो से ग्रस्त है या फिर कोई हैंडीकैप है, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप है, तो एक तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट उसके मान लीजिए प्रॉपर नहीं है, ठीक है, डेली फंक्शनिंग करने में उसको प्रॉब्लम आती है, तो कहीं ना ये वाली चीज़ उसकी सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट को भी प्रभावित करेगी, और हो सकता है कि वो नकारात्मक रूप से ही प्रभावित करे। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोगों को कोई दिखता है, ठीक है, पीएच की अगर बात करूँ या स्पेशल चाइल्ड कहना चाहिए मुझे, नोट पीएच वगैरह, ठीक है, तो स्पेशल चाइल्ड अगर मैं देखूँ तो कुछ लोग इस तरीके से घूरना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग बात बनाना शुरू कर देते हैं, अलग अलग फेसेस बनाना शुरू कर देते हैं, या फिर कहते हैं हाय बेचारा, भगवान ने ऐसा किया, ये किया, वो किया। तो इस तरीके की जब बात होती है ना, इस तरीके की जब बात होती है तो बहुत बुरा लगता है उन लोगों को। और ये इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि मेरी एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है और वो वीएच है, तो उसने ये चीज़ फेस की है, और साथ में अगर मेरी फ्रेंड है तो मैं जानती हूँ, ठीक है, एक दोस्त का मैं दुख समझती हूँ और इन चीज़ों को मैं समझती हूँ। तो क्या है कि अगर इस टाइप की जब बातें करते हैं ना उनके बारे में, तो बहुत उनको फील होता है कि हमें क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है, हमें क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जब सोशल डेवलपमेंट में अफेक्ट हो रहा है, सामाजिक विकास में वो प्रभावित हो रहा है सामाजिक रूप से, तो वो कहीं ना इमोशनली भी उनको प्रभावित करता है, क्योंकि वो बहुत सोचते हैं इस बारे में, वो बहुत ही अपने आप को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर आने लग जाता है, उनके अंदर कुछ हीन भावना आने लग जाती है, अपने आप को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपने आप से ही वो नज़रें नहीं मिलाते, ठीक है। तो उनको ना, ये आप लोगों की जो मतलब आप लोग, मैं हर किसी को जनरलाइज नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जो भी लोग करते हैं ना ये जो देख करके हे भगवान हे राम ये वो, उनको ना ये चाहिए कि हमें भी ना जैसे नॉर्मली लोग रहते हैं ना उसी तरीके से ले लोग। तो आशा करती हूँ कि भाई किसी को बुरा नहीं लगा होगा, अगर कुछ मैंने गलत कहा है तो माफ़ी चाहूँगी, ठीक है। मूव ऑन करते हैं। आशा करती हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन आप लोगों को समझ में आ गया है कि एक डेवलपमेंट ना दूसरे डेवलपमेंट से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। दोनों अगर मैं बात करूँ कि फुल फ्लेज जो डेवलपमेंट होता है, या अगर कंप्लीट बैलेंस्ड डेवलपमेंट है हर एक आस्पेक्ट का, तभी आप कह सकते हो कि एक मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो रहा है, एक व्यक्ति का पूरे जितने भी आपके ये फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट है वो अगर सब सही है, ठीक है, उन सब का विकास अगर संपूर्ण मात्रा में हुआ है, तभी आप कह सकते हो कि उस पर्सन का या उस बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, समग्र रूप से विकास हो रहा है, ठीक है, सभी एस्पेक्ट्स को। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 6, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन या अंतक्रिया का सिद्धांत। तो इसमें बेटा जो इंटरैक्शन किस के लिए होगा कि एक इंडिविजुअल जो है ना वो किस प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। अ पर्सन इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, ये इंडिविजुअल को बनाता है। तो उनके अंदर हेरिडिटी भी, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों की अंतक्रिया से ही एक पर्सन पूरा, मतलब जो आपके सामने है, जो उसको जेनेटिक ट्रेट्स मिले हुए हैं, जो गुण उनको अपने पेरेंट्स से मिले हुए हैं, ठीक है, वो चीज़ तो है ही। आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर, इस तरीके से बनते जाते हैं। कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल वे में कुछ ट्रेट्स है जो उनके अंदर होते हैं जन्मजात। या आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब कहते हैं ना कि इसके अंदर म्यूज़िक के ट्रेड्स है और बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी है, ठीक है, बाय मतलब गॉड गिफ्टेड है कि इसके अंदर इतना अच्छा म्यूज़िक गाता है, ज़ुबान पे सरस्वती है, इस टाइप की जो बातें आ जाती है। तो और अगर इस टाइप के अगर गुण हैं तो उनको जितने भी हमारे लय है या सरगम है ये सब सीखने के लिए, सही आलाप लेने के लिए उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी चाहिए, एनवायरनमेंट भी चाहिए, तभी उसका जो बेस्ट है वो चीज़ सामने आ पाएगी। तो इंडिविजुअल जो है ना वो प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का उत्पादन है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इंटरेक्शन जो है ना वो आउटसाइड फोर्सेस और इनसाइड, विद इन और आउटसाइड फोर्सेस के बीच में होता है। और इनसाइड वाले को आप हेरिडिटी का नाम दे सकते हो, हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता, और आउटसाइड फोर्सेस को आप एनवायरनमेंट या वातावरण ले सकते हो। तो ये कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, ये है आपका
प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इन रेट। डिफरेंशिएशन इन रेट से क्या समझोगे? डिफरेंशिएशन इन रेट का मतलब है कि जो बच्चों का विकास होता है अलग अलग रेट से होता है, अलग अलग स्पीड से होता है, ठीक है। मतलब कि कुछ स्टेजेस, इसको ऐसे भी सोच सकते हो, एक बड़ा कंसेप्ट है ये भी, इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि स्टेजेस वाइज अगर मैं देखूं तो इन्फेंसी में या शिशु अवस्था में सबसे तेज़ी से विकास होता है, सबसे तेज़ी से विकास होता है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो सबसे तेज़ विकास प्रीनेटल में होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तब सबसे तेज विकास होता है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट में, मतलब जन्म लेने के पश्चात के अगर सारी स्टेजेस देखूं मैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, तो उसमें सबसे ज़्यादा विकास देखने को मिलता है इन्फेंसी में। तो उसमें सबसे ज़्यादा विकास देखने को मिलता है इन्फेंसी में। तो डिफरेंशिएशन इन रेट की अगर मैं बात करूँ तो किसी स्टेज में तेज़ी से विकास होता है, किसी स्टेज में नॉर्मल विकास होता है, किसी में बिल्कुल कम वे में होता है, फिर ज़्यादा हो गया, तो इस तरीके से होता है। यहाँ पर ना आप एक चीज़ और भी समझ सकते हो, डिफरेंशिएशन इन रेट में ना आप एक कंसेप्ट और ले सकते हो कि अगर मान लीजिए दो कजन्स हैं, दोनों सेम एज के हैं, ठीक है, 10-15 दिन का फ़र्क है, इतना ही सिमिलर से हैं, ठीक। और एक बच्चे ने क्या किया, 10-11 महीने का बच्चा चलना स्टार्ट कर दिया। दूसरा बच्चा है वो जो कज़न है, मतलब ठीक है, दोनों सिमिलर एज के मैं कह रही हूँ, सामान्य आयु के है, वो बच्चा 1 साल 2-3 महीने का होने के पश्चात चलने शुरू करता है, ठीक। तो ये है कि डिफरेंस है रेट में, डेवलपमेंट के रेट में डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर कोई बच्चा है वो 11-12 महीने का या 1 साल का बच्चा जैसे कुछ मतलब बोलना स्टार्ट कर देता है, और कुछ बच्चे होते हैं जो 1.5 साल तक मतलब बोलना स्टार्ट करते हैं। पहले वो एक्शंस ज़्यादा समझाते हैं, इशारों में ज़्यादा समझाते हैं, और उसके बाद बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ें अब ना मैं यहाँ एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगी इस चीज़ में, कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जो बच्चा पहले चलना स्टार्ट कर देता है ना, या जो बच्चा सेम आयु के, जो बच्चा बाद में चलना शुरू करता है, तो उनके बीच में ना कंपैरिजन करने लग जाते हैं, और उनको कहते वो एक ना अपना मतलब परसेप्शन बना लेते हैं, ये सोचते हैं, अपने एक समझ बना लेते हैं कि ये जो बच्चा जिसने जल्दी चलना स्टार्ट किया है, ये जिसने जल्दी बोलना स्टार्ट किया है, इसका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होगा, ये बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, ये एक बहुत ही बड़ी शख्सियत बनेगा, इसकी जो कैचिंग पावर होगी वो बहुत ही तेज होगी, हमेशा फर्स्ट आएगा, इस टाइप का, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट होगा इन दिस वे। इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स बना लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल गलत है, ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आप बच्चों को जज नहीं कर सकते। हो सकता है कि जो बच्चा बाद में चलना, जिस बच्चे ने स्टार्ट किया, या जिस बच्चे ने बाद में बोलना स्टार्ट किया, वो आगे चल करके बहुत बड़ी शख्सियत बन गया एज़ कम्पेयर टू जिसने पहले चलना स्टार्ट किया था। तो बच्चों के ना इन चीज़ों के जो विकास, मतलब चलने का या बोलने का है, ठीक है, इसमें रेट में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और इस चीज़ से ना जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हो, लिखा हुआ है कि हमें डिफरेंस देखने को मिलता है रेट ऑफ डेवलपमेंट में गर्ल्स में और बॉयज़ में भी। जैसे गर्ल्स जो है फास्टर ग्रो करती है, ठीक है, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। अच्छा, आपने देखा होगा कि एट द एज ऑफ 13 ईयर्स के जब होते हैं ना, तो गर्ल्स की हाइट, मतलब समान आयु की बात कर रही हूँ, गर्ल भी 13 साल की है और बॉय भी 13 ईयर का है, ठीक है, दोनों बच्चे 13 साल के हैं, तो गर्ल की हाइट एक्सीड कर जाती है बॉयज़ से, ठीक है, बॉयज़ से गर्ल की हाइट एक्सीड कर जाती है, गर्ल्स की क्या नाम है, हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब 15 वर्ष की आयु होती है तब बॉयज़ जो है लड़के लड़कियों को एक्सीड कर जाते हैं, हाइट में कह रही हूँ, और इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में। और ये चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। अगर आप लोगों ने 8-9 क्लास में साइंस में पढ़ा होगा, चैप्टर भी थे एडोलेसेंट्स ऑफ गर्ल्स समथिंग कुछ, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, ये चैप्टर का नाम है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो उसमें ग्राफ भी बने हुए हैं कि किस तरीके से चेंजेस होते हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट होते हैं। तो साइंटिफिकली प्रूव्ड बात है कि 13 की एज में गर्ल्स सरपास कर जाती है लड़कों की हाइट को, और फिर 15 की एज में
15-16 की एज में बॉयज़ जो है लड़कियों की हाइट को एक्सीड कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इन रेट्स कि इंडिविजुअल जो है उनकी जो डेवलपमेंट का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है, किसी में जल्दी हो जाता है, किसी में बाद में हो जाता है, बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूँ, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो देखिए इंटीग्रेशन से क्या मतलब है कि जो डेवलपमेंट है ना वो अपने आप में हर एक एस्पेक्ट को लेता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल, ये 5 तरीके की मैंने डेवलपमेंट बताई आप लोगों को। तो इन सब का ही एक इंटीग्रेशन है, इन सब का ही समायोजित रूप है, ठीक है। ये जब सब मिल जाते हैं तब आप कह सकते हो। यही चीज़ मैंने आप लोगों को जैसे एग्जांपल दिया कि किसी का अगर फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं है तो वो उसके सोशल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करेगा, इमोशनल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करेगा। तो वही चीज़ है कि ये इंटीग्रेटेड रूप है और इन सब के बीच में ना एक रिलेशन होता है, एक दूसरे पर इंटर रिलेटेड है। फिजिकल ग्रोथ, कोग्निटिव ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, ठीक है, मोरल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, तो इन सब का समग्र रूप है, इन सब का समायोजित रूप है विकास। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। 9th है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब है कि हम लोग ना इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बच्चा अगर अपने सहारे पर बैठना, बच्चा अगर पहले कुछ सहारा लेकर के बैठ रहा था तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अब ये बच्चा अपने सहारे पर बैठना स्टार्ट कर देगा। जब बच्चा सहारे पर चलना स्टार्ट कर देते हैं तो हम प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं कि अब 1-2 महीने के बाद बच्चा अपने बैलेंस पैरों का बैलेंस बना लेगा और चलना स्टार्ट कर देगा। रेंगना शुरू कर रहा है तो उसके बाद हम डिसाइड करने लग जाते हैं, मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो पर्टिकुलर स्टेज की होती है, ठीक है। तो चाइल्डहुड में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस बेसिस पर हम जो स्टेजेस है उन बेसिस पर भी एक प्रेडिक्शन करने लग जाते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं मतलब किशोरावस्था के बाद, हम उनको डील करते हैं, हम उनको उनके बिहेवियर को या उनके करियर को प्रेडिक्ट करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, उनके जो व्यवहार की जो विशेषताएं हैं उनके बेसिस पर, ठीक है। तो ये चीज़ है। और जैसे अगर कोई एडोलेसेंस है तो ये चीज़ है कि भाई अपना उनका जो क्लोथिंग स्टाइल है, उनका जो कपड़े पहनने का स्टाइल है, तो वो चीज़ उनके फ्रेंड सर्कल से ज़्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि भाई बच्चे मतलब पेरेंट्स जो खरीद करके दे दे वो उसको मना करते हैं, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है, अगर किशोरावस्था की स्टेज को कहे। इसी वजह से साइकोलॉजिस्ट ने इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म पीरियड भी कहा है, टाइम ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म हॉल ने कहा है, ठीक है। अगर कहीं पूछ लिया जाए, ठीक है, एक जो मनोवैज्ञानिक है हॉल, उन्होंने कहा है कि एडोलेसेंस इज द टाइम ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, चिंता और तूफान का काल जिसको कह सकते हो आप, किशोरावस्था है, ठीक है। तो ये है कि हम डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं किसी मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके से इस बच्चे में ये चेंजेस देखने को मिलेंगे, आगे ये चीज़ घटित होगा, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। नेक्स्ट अगर बात करें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ ना दिखाया गया है किस तरीके से बच्चा इन्फेंसी में होता है, उसके बाद फिर चाइल्डहुड आएगा, फिर आप लोगों का एडोलेसेंस आएगा, फिर एडल्टहुड आएगा, फिर ओल्ड एज आएगा। ये एक साइकिल दिखाई गई है, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेस दिखाई गई है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में ना आप लोगों को ये जो टेबुलर फॉर्म में बना हुआ है ना, ये जो टेबुलर फॉर्म में बना हुआ है, ये चीज़ें अक्सर पूछ ली जाती है एग्जाम्स में कि किसका टाइम पीरियड कौन सा है, कौन सा स्टेज का टाइम पीरियड कितना है। इन्फेंसी का पूछा गया था, 2015 सीडेड में भी पूछा गया था, और पूछा था कि टाइम पीरियड ऑफ इन्फेंसी, ऑप्शन दे दिए गए थे। पहला दिया था 0 से 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया था 0 से 3 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया था 3 से 6 वर्ष, चौथा ऑप्शन दिया था 13 से 19 वर्ष। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 0 से 2 वर्ष होता है इन्फेंसी या फिर शिशु अवस्था। प्रीनेटल मैंने आप लोगों को बता दिया है, कंसेप्शन टू बर्थ, जब बच्चा 9 महीने तक पेट में रहता है वो चीज़, ठीक। अर्ली चाइल्डहुड हो जाता है 2 से 5 या 6 वर्ष तक,
ठीक, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट मत लेना। 5 से 6 वर्ष तक अर्ली चाइल्ड हो जाएगा। लेटर चाइल्डहुड की बात करूँ तो 6 से 12 वर्ष तक, 11-12 वर्ष तक होता है। ठीक, ये चीज़ नहीं, 6 से 11-12 वर्ष तक होता है लेटर चाइल्डहुड। नेक्स्ट है एडोलेसेंस या किशोर अवस्था। तो ये चीज़ टीनेज जो है ना आपकी, टीनेज, वो चीज़ इसमें शामिल हो जाती है। मतलब कि 13 से 18-19 वर्ष तक, 12-13 से 18-19 वर्ष तक का समय हो जाता है। ठीक है, तो कहीं पर ना ये इस तरीके से दे दिया जाता है, लेकिन टीनेज इसमें काउंट करिए। एडल्टहुड की अगर बात करूँ तो ये 18-19 प्लस, 18-19 प्लस हो जाती है आपकी जो वयस्कता है। ठीक है, वो वाली जो स्टेज है वो 18 प्लस एंड अबव हो जाती है। ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है ना, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को हर एक स्टेज समझाऊंगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब केवी स्पेशल चैनल। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके हर एक डाउट्स का समाधान निकलेगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगी। प्लस अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कुछ सजेशन है मेरे लिए, अगर आपको मेरी स्पीड कम ज़्यादा लगती है या कोई और लग रहा है आपको कि कुछ सजेशन देना चाहिए, तो तब भी यू आर मोस्ट वेलकम, बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।